नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। कुषाण शासकों के बारे में बात हो रही है। तो जैसे आपने कटफिसस और कनिष्क वगैरह के नाम सुने होंगे जो इसके शासक थे, तो अगर इनके स्टार्टिंग की बात करें तो इनको यूची या तोखरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये टर्म मिले तो समझ जाइए कि कुषाणों से संबंधित है। और भारतीय साहित्य में कुषाणों को ही ऋषिक टाइटल जो है इसको भी यूज किया गया है। तो दोनों ठीक है। ठीक है, इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देखिए। कुषाणों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया पर कब्जा किया जहां से उन्होंने शकों को विस्थापित किया। तो जो शक शासक थे इनको विस्थापित करने के बाद इन्होंने अपना कब्जा लिया था बैक्ट्रिया, यानी कि जो आप देखेंगे बैक्ट्रिया इसको कहते थे आपका जो उत्तरी अफगानिस्तान का रीजन है। ठीक है, उसको। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर जो है शकों को विस्थापित किया और इनका जो विस्तार था आप देखेंगे। अब जैसे अफगानिस्तान हमने देखा, फिर इधर आप देखेंगे गंगा नदी के मोस्टली वाराणसी तक का जो रीजन है यहाँ तक इनका जो है क्षेत्र रहता था। तो इस विस्तार के आधार पर उन्हें सेंट्रल एशियन एम्पायर तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो इनकी जो विस्तारवादी नीति थी है ना, शासन के जो क्षेत्र के संबंध में, इस वजह से इस नाम से भी जानते थे। दोनों इसमें भी ठीक है। इसमें है कि किस कुषाण शासकों में से जो सर्वप्रथम था उसने भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, सोने का सिक्का जो चलाया गया, तो ये था विम कटफिसस। ठीक है, अब चोल साम्राज्य के संबंध में कर देखेंगे तो इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है। तो संस्थापक के रूप में जाना जाता है विजयालय को और वास्तविक संस्थापक के रूप में राजराज प्रथम को। ठीक, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे क्योंकि वास्तविक वाले जो पूछा था। इसमें देखें कौन सा सही नहीं है। तो चोल साम्राज्य का अंतिम शासक, अभी हमने वास्तविक और प्रथम शासकों के बारे में देखा, अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि पल्लव शासक जो थे वो चोल शासकों के सामंत थे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आप देखते हैं साउथ इंडिया में जो ये डायनेस्टीज रूल कर रही थी तो वहां पे जो ये चोल जो थे है ना वो पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, तो इसमें दूसरा हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए रबातक या फिर रबतक भी कई बार लिखा होता है। ये अभिलेख किस स्थान पर स्थित है। तो कनिष्क के शासनकाल में शासनकाल का जो समय है, ठीक है, और जो और कुषाण एम्पायर के रूलर्स हैं उनके संबंध में इंफॉर्मेशन मिलती है। रबतक ये हमारा इंस्क्रिप्शन जो है एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, बैक्ट्रियन लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान से स्थित है। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान में है, तो बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें कौन सा कथन गलत है। तो चोल साम्राज्य के संबंध में राजराज जो प्रथम है इसका शासनकाल देखेंगे आप मुख्य रूप से 885 से लेकर के लगभग 1014 एडी के बीच का है। ठीक, तो ये इसका शासनकाल रहा। तो वही है कि इसका मूल नाम जो है अरमोली वर्मन है। ठीक, तो ये भी ठीक है। राजराज जो था इसने अपने राज्याभिषेक के टाइम पीरियड में ये उपाधि जो है धारण की थी। ठीक, तो पहला कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि चोल डायनेस्टी में देखेंगे तो जो तंजौर स्थल था इनके उत्कर्ष का केंद्र, यानी कि इस रीजन में तंजौर के आसपास देखेंगे तो ये साम्राज्य जो काफी फ्लरिश करता है। तो ये वाला कथन भी हमारा जो है वो ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए पोनवारियम जो है इसका संबंध किससे था। तो चोल शासन मतलब चोल डायनेस्टी का जो शासन था एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो ग्रामीण प्रशासन हुआ उसकी जो है कुछ समितियां होती थी है ना, उसी में यहाँ पे ये टर्म उनको रेफर किया जाता था। तो गोल्ड कमेटी यानी कि स्वर्ण कमेटी जो है वो पोनवारियम होती थी। बी विकल्प को चुनेंगे। अगर इनको भी देखें बाकियों को तो उद्यान समिति जो थी इसको तोट्टवारियम बोलते थे।
सन्यासियों की देखरेख करने वाली जो समिति होती थी उसको उदासीन वारियम बोला जाता था। ये नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। तालाब जो समिति थी इसको जो है एरी वारियम बोलते थे, है ना। तो ये सब नाम ध्यान रखें। इसमें देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देने का उल्लेख है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में होती है तो एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर को, चूंकि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होते हैं वो गवर्नर के नाम से ही होते हैं, जैसे केंद्र सरकार में होते हैं। तो केंद्र सरकार में ये प्रावधान जैसे अनुच्छेद आप देखेंगे 74 वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे ये दिए हुए हैं। वैसे ही राज्यों में ये प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। अब है कि किस अनुच्छेद में सदनों के संबंध में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जो राज्यों में जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर असेंबली तो होती है, तो वहाँ पे मिनिस्टर्स के क्या राइट हैं, और एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, तो उसको भी इन मतलब जो हाउसेस हैं इसमें भाग लेने का अधिकार है। तो उनके इन सब जो संबंध में राइट्स हैं उसका विवरण हमें मिलता है 177 में। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में NRI विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया। तो अभी जैसे हमने हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया है 17वां इंदौर में, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसी क्रम में जो NRIs होते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, तो उत्तर प्रदेश राज्य से जो संबंधित हैं, है ना, तो उनको मान लीजिए किसी प्रकार की समस्या है तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में जुलाई 2014 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अभी लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे, आपको पता होगा 403। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मान लीजिए अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या सरकार अल्पमत में आ गई, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में आज़ादी से अब तक कुल 10 बार जो है इम्पोजिशन हो चुका है। अब है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या है, ठीक है, वो कुल 100 है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड हाउस है भारत के कुल 6 राज्यों में ही है, सब में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है इनमें कुल जो MLCs चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी संख्या है 100, ये वाला ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन 1947 में किया गया था, तो ये गलत है। विधान परिषद का जो सर्वप्रथम गठन किया गया था 1937 में, ठीक है। तो ये क्योंकि अनवरत सदन होता है, कभी ये डिसॉल्व नहीं होता, तो तब से अब तक जो है लगातार ये कंटिन्यूएशन में है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में तहसीलों की संख्या 75 है, तो ये तो बात सरासर गलत हो जाएगी क्योंकि जिलों की संख्या जो है वो 75 है, ठीक। तो जितने जिले हैं उतने हमारे जिला पंचायत हैं। तो यहाँ पे जिला पंचायत की संख्या जो है यहाँ पे 350 दी है, ये भी गलत है क्योंकि जिला पंचायत जो है वो 75 है और तहसीलों की संख्या जो है वो लगभग 350 है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, सही इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। तो ये प्रयागराज जिले में जो विधानसभा सीटें हैं, मतलब जितने भी कुल विधायक चुने जाते हैं प्रयागराज से, वो कुल उनकी संख्या 12 है, ठीक है। और सबसे कम विधानसभा वाला जिला गाजियाबाद है, तो ये गलत है। सबसे कम वाले अगर हम देखेंगे तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इनमें जो है 2-2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है सबसे कम सीटों वाले विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्हरताएं जो हैं वर्णित की गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंडीशंस हैं किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, है ना, वो प्रावधान 191 अनुच्छेद में है। 2 कथन है, कौन सा सही है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, ये गलत है क्योंकि देखिए अभी हमने बात की 1937 में जैसे उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टैब्लिश किया गया, तो ये अनवरत चलता है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व क्यों नहीं होता कि क्योंकि इसके मेंबर्स का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है और 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जितने रिटायर होते हैं फिर चुन के उतने आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष ना होकर के 6 वर्ष होता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं जो डायरेक्ट चुने जाते हैं लोगों के द्वारा,
उनका 5 साल का होता है। ठीक, और किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है कि जिन राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है वहां पे मिनिमम नंबर है इनका जो वो 40 होना चाहिए। तो दूसरा हमारा ठीक है। इसको देखिए कौन सा कथन गलत नहीं है। तो किसी राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे केंद्र सरकार में कोई भी मनी बिल यानी धन विधेयक होगा वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वैसे ही राज्यों में भी ये प्रावधान लागू है। दूसरा है अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जिन राज्यों में ये है या फिर जहां पे इसका अस्तित्व है शामिल होती हैं। तो ये बात भी ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो बनता है 3 चीजों से बनता है, गवर्नर स्टेट का, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये प्रावधान कहाँ पे है स्टेट के रेफरेंस में 168 में। ठीक, और ऐसे ही केंद्र सरकार के संबंध में है आर्टिकल 79 में, जहाँ पे 3 कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो दोनों आर्टिकल्स के चाहे तो डिटेल एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत नहीं है, तो दोनों हमारे कथन जो है वो ठीक है। तो उपर्युक्त दोनों वाला विकल्प जो है इसको चुनेंगे। अब है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। तो जैसे अभी हमने बात की कि जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो अगर उसको समाप्त करना है या मान लीजिए आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो उसमें स्टैब्लिश करना है, तो इसके संबंध में जो पावर है पार्लियामेंट के पास वो है अनुच्छेद 169 में। इसके मतलब अंतर्गत वहां पे इसकी स्थापना की जा सकती है या इसका उन्मूलन किया जा सकता है। कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा भी है। ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो चूंकि प्रेसिडेंट के अंतर्गत जो है गवर्न की जाती हैं, परंतु कुछ जो बड़े यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे विधानसभा भी है, लोगों के द्वारा चुन करके विधायक भी आते हैं और वहां पे प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो फंक्शनिंग करती है। तो ऐसे हमारे दिल्ली है, पुदुचेरी है, और 2019 में जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किया गया तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाई गई है ना, उसमें भी प्रावधान है कि जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो ये भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ हमारी यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। तो अब यहाँ विकल्पों में हमको सिर्फ दिल्ली मिल रहा है तो दिल्ली को चुनेंगे। अब है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित सूचनाएं हैं जो राज्यपाल को दी जानी है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इनके संबंध में हमें प्रावधान जो बताया गया है वो आर्टिकल 167 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो चूंकि पुरानी स्कीम्स पूछी जाती हैं तो इनकी लिस्ट जरूर देखिएगा आप लोग भी एक बार। अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, तो ये गलत है। हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इसका जो है नोडल एजेंसी है, तो सिर्फ पहला सही है हमारा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो चलाया गया था उसके संबंध में सही कथन बताना है। तो 15 अगस्त 1955 को इसको शुरू किया गया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये वाला हमारा जो है सिर्फ दूसरा करेक्ट होगा। ठीक, इसमें देखिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, केंद्र सरकार का, इन्होंने स्टार्ट किया था और उद्देश्य ये था कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं है ना, तो उन अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोनों हमारे जो इसमें स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारे ठीक है। और लॉन्च किया गया था इसको जो है वर्ष 1999 के अराउंड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि भाई सब पूछी जाती हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। पिछले लास्ट एग्जाम जो हुआ है वहाँ पे ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा पूछ ली गई कि किसी को पता ही नहीं थी, तो इसलिए पुरानी स्कीम्स की लिस्ट एक बार कम से कम उनका वर्ष जो है तो आपको एक टाइमलाइन वहाँ पे याद आ सकता है, इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। ठीक,
वही रूरल एरियाज में जो स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करने के संबंध में। भारत में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र जो है उसके कितने मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 की जो आई थी, तो चूंकि 2 साल का आंकड़ा ये देखना पड़ता है, 2 साल बाद आती है ना रिपोर्ट, तो उसमें बताया गया था कि 2019 से 21 में जो हमारे बांस का क्षेत्र है उसमें कमी आई थी। तो कमी के बाद का जो आंकड़ा दिया गया वो लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर जो है ये बताया गया था। तो इसमें हम सी विकल्प को चुनेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष में इनके द्वारा एक प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जो भी लेक्स हैं, जो कह लीजिए किसी प्रकार से उनमें पॉल्यूशन है या उनको क्षति पहुंच रही है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए इसको चलाया गया था नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2001 में। इसमें देखिए कौन सा गलत है कथन, ठीक है। विकिरण की बात हो रही है, रेडिएशन की, ठीक है। तो रेडिएशन का जो पोल्यूशन है प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरणों की वृद्धि के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे पृथ्वी पे देखिए सरफेस पे रेडिएशन की घटना बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे कई तरह के नुकसान होते हैं, ठीक है, जो पोल्यूशन का कारण लेते हैं और मनुष्यों पे भी उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो ये नाभिकीय जो ताप संयंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, इसकी वजह से जो रेडिएशन फैल रहा है, ठीक है। तो उसी के क्रम में है कि नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण 1986 में एक घटना हुई थी चेरनोबिल, है ना, रूस में। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देखिएगा। दोनों कथन इसमें जो है वो ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है। तो स्वचालित वाहन यानी कि जो ऑटोमेटिक इंजन आजकल प्रमोट होते हैं गाड़ियों में, ठीक है, उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी कि जो सीसा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो एंटी नॉकिंग से संबंध ये होता है कि बेसिकली आपके इंजन में जो कह लीजिए उसका रेट ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, जैसे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल का, उसके संदर्भ में, तो उसका जो कार्य करने की दर है वो और अच्छी करता है। तो इस वजह से इसको लेड को यूज़ करते हैं, ठीक। और लेड का अगर आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, इसमें किसी भी प्रकार से संपर्क होता है तो ये आपके लिए हानिकारक है और इसकी वजह से आपके ये अंग जो है प्रभावित होते हैं। तो लेड से जो होने वाले पोल्यूशन है उसके बारे में ये दोनों कथन दिए हुए थे। दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक है। इसमें देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पेयजल में पारे की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे गलत ये हो जाएगा पहला ही, क्योंकि इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता से होता है, ठीक है। पारे की अधिकता से जो होता है वो मिनी माता रोग होता है, ठीक। और कैडमियम की अधिकता से जो आपका इटाई हो रहा है उसमें हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। इस बीमारी के लक्षण होते हैं ये। तो सही नहीं है कौन सा, पहला। अब देखें अम्लीय वर्षा कम पीएच मान के कारण तथा सल्फर और किसके ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है। तो पहले भी हमने बताया है कि एसिड रेन जो होती है उसमें इसके सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी कह लीजिए अधिकता होने के कारण एनवायरनमेंट में वो जो फिर ऐसी बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है। तो सामान्य रूप से हमने आपको भी बताया हुआ है पीएच स्केल के बारे में, 0 से 14 के बीच में हम देखते हैं तो 7 पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो 7 से कम में हम देखेंगे एसिड रेन मतलब एसिड वाला हमारा ये पोर्शन होता है। तो जो सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच मान लगभग 5.6 होता है, ठीक है, इस आंकड़े को भी याद रखिएगा। तो अगर इससे भी कम जब हो जाता है तो उस कैटेगरी की हुई बारिश को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें जो एमिशन हुआ है अर्थ से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, है ना, उसके वजह से एसिड रेन होती है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें बता दी गई हैं आपको, तो हम इसमें पहला विकल्प जो है इसको चुनेंगे। इसमें देखें अब एसिड रेन के प्रभाव क्या क्या हैं, ठीक है। तो एसिड रेन होगी तो जो भी हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं, है ना, और जो एनिमल्स हैं जैसे मछली या और अन्य भी जीव, उनके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी तो उनके जो नेचुरल इकोसिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उनको नुकसान होगा। दूसरा है यह पानी के पाइपों को संक्षारित करता है जिसके परिणाम स्वरूप
भारी धातुएं जैसे कि लोहा, तांबा और सीसा पीने के पानी में मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे लोहे वगैरह की पाइप मान लीजिए आपके यहाँ पानी की सप्लाई में लगी है, तो उसमें कोरोड करेगी उसको ऐसे ट्रेन, क्योंकि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, है ना, उनका नेचर ऐसा होता है। तो वो वस्तुएं अगर आपके पानी में मिलेंगी तो आपको आपके कंजम्पशन में जाएंगी तो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगी ऐसी वस्तुएं। तो दोनों कथन हमारे जो ठीक हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक सारे क्वेश्चन जितने यहाँ पे हमने देखे हैं इसको देख लीजिए। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।